हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम की मंजूरी की कोशिश में नाकामी के बाद तरह तरह की चैमागोइयाँ जारी हैं। किसी के नजदीक ये वाटर टेस्टिंग था तो किसी के नजदीक आजम नजीर तारड़ और मोहसिन नकवी की नाकामी। कोई इसे नवाज शरीफ और मौलाना की कारस्तानी करार देते हैं। जितने मुँह उतनी बातें। अलबत्ता जिस सियासतदान ने इस मामले में महफिल लूट ली है वो है मौलाना। 13 सीटें लेने वाले मौलाना सेंटर स्टेज लेंगे ये किसी ने भी नहीं सोचा था। सदर, वजीर आजम, वज़रा का लश्कर, PTI के टाइगर्स, बिलावल सभी मौलाना मनाओ मुहिम में लगे रहे, लेकिन मौलाना पकड़ाई ही नहीं दे रहे। इसके पीछे क्या वजह है? दूसरी तरफ 41 मखसूस नशिस्तों के मामले पर इदारे आमने सामने आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की जानिब से वजाहत और इस पर डिप्टी रजिस्ट्रार की जवाबी वजाहत ने मामले को पेचीदा बना दिया है। अब स्पीकर अयाज सादिक की एंट्री ने मामले को और दिलचस्प बना दिया है। सवाल ये है कि ये मामला कहाँ तक जाएगा? इन सवालों के पीछे असल हकाइक और अंदर की खबर देंगे नजम सेठी। अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठ साहब, आखिरी प्रोग्राम हमने किया हफ्ते वाले दिन और उससे अगले दिन जो मैच पड़ा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, बल्कि कहना चाहिए हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान, और ऐसी दीवार मौलाना फजलुर रहमान साबित हुए कि इजलास मुलतवी करना पड़ गया, जो कि ऐसे लग रहा था कि रात 12 बजे के करीब कोई बारीक वारदात होगी, ये आईनी तरमीम आराम से पास करवा ली जाएंगी सेनेट और कौमी असम्बली में। मैं चाह रही थी कि मैं आपसे पूछूं ये सारी गड़बड़ कैसे हुई, तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगा कि नवाज शरीफ साहब ने एक लतीफ़ा सुनाया था, वो मुंतबिक होता है इस सिचुएशन पर। और मैं ये भी चाह रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब ही की ज़ुबानी वो लतीफ़ा सुन लें, क्योंकि बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने सुनाया था। किसी ने उनसे पूछा कि चौधरी साहब क्या बात है, आप परेशान है? कोई कहते नहीं, मैं तो बिल्कुल कोई परेशान नहीं। कहते आप क्यों टहल रहे हैं इस वक्त, क्या सिगरेट पी रहे हैं इतनी ज़्यादा? कहते बस ऐसे ही। कहते नहीं, आपका कोई यहाँ पे घोड़ा दौड़ रहा है इसमें? कहते हाँ दौड़ रहा है। तो कहना आपका कौन सा घोड़ा आपका यहाँ पे? तो पंजाबी में कहता वो उसका असल में जो घोड़ा था ना वो पीछे था सबसे। उसने कहा आपका कहाँ है घोड़ा? कहना मेरा घोड़ा वो जिन्हें सारे नोके लाया है। अच्छा, इसमें लिंक कैसे बनता है कि मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली में 8 सीटों के साथ और सेनेट में 5 सीटों के साथ सबको आगे लगाए बैठे हैं। किसी की 60 से ज़्यादा सीटें हैं, किसी की 100 से ज़्यादा हैं, लेकिन इस वक्त सब मौलाना के दर पर हाज़िरी देने पर मजबूर है। वो मौलाना जो इर्रेलेवेंट हो चुके थे, और आप ये भी कहते थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक उनके दर पर आई और फिर मौलाना उठ के उनके पास भी चले गए, जिसके बाद निकल के उन्होंने कहा कि ये तरमीम हम मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। उसके बाद तबसरों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि यह हुकूमत हो चुकी है मुकम्मल नाकाम, और यहाँ तक कि PTI ने कहा कि हुकूमत को नाकाम बनाने का क्रेडिट मौलाना को जाता है। नालायक और निकम्मे हैं ये फैसल बावड़ा साहब ने कहा। तो हुकूमत नाकाम हो गई पहले इम्तिहान में। पहले इम्तिहान में तो नाकाम हो गई, क्या आखिरी इम्तिहान में भी नाकाम रहेंगे? इम्तिहान है अभी, यानी तो वो तो अब बिलावल भुट्टो ने कह दिया ना। हाँ। अब क्या रह गया कि उसमें कि इम्तिहान है अभी? वो तो कहते हैं हम आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं जी, और आ रहे हैं और हम ये अमेंडमेंट कोई ना कोई करेंगे जी। यही कहा है ना, आज की बयान है। जी बिल्कुल, बिलावल डटे हुए। हाँ, तो बिलावल इज स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी ना। अच्छा, और फिर भी अब आपने पूछ ही लिया तो सवाल ये है कि पहला सवाल ये खड़ा होता है कि नाकाम हो गए कि नहीं हो गए। दूसरा ये है कि अब नाकाम हो गए, आगे कामयाब होंगे या नहीं होंगे, आगे करेंगे भी या नहीं करेंगे, हाँ। या फॉरएवर नाकाम हो गए। तो आई थिंक इसका जवाब देते हैं हम। सो पहले सवाल का तो जवाब ये है कि पहली अटेम्प्ट जो उन्होंने मारी उसमें नाकाम हो गए। अगली जो अटेम्प्ट मारेंगे वो अब सोच समझ के मारेंगे ज़रूर, ये मेरी प्रेडिक्शन है, और उस पर कामयाब हो जाएंगे। अच्छा। पहले अब ये बाद में हम डिस्कस करते हैं, बट मैंने जो प्रेडिक्शन करनी थी वो कर दी। अच्छा। ताकि ज़रा थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हो जाए कम हो जाए क्रिएट हो जाए तब से। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा कि कैसे मैं प्रूव करूँगा। ओके ओके। हाँ। तो आइए पहले तो ये देख लें कि ये नाकाम क्यों हुए। अच्छा, जब और अब मौलाना क्यों याद आया? पहले क्यों नहीं याद आया जी, अब क्यों याद आया? तो लेट मी एक्सप्लेन। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए जी। पहले जब इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं
वो पीटीआई को नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनके लोग तो किसी और, उन्होंने तो खड़े नहीं हुए पीटीआई के टिकट के ऊपर। जी जी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने जमा नहीं करवाया था, Exactly. लिस्ट जमा नहीं। तो वो सारे 22-23 सीटें जो थी जी। वो सारी इनको मिल गई, मियाँ साहब को की पार्टी को और पीपल्स पार्टी को मेजॉरिटी सारी इन्होंने मिल ली, और इन्होंने गिन ली अपने गिनती में। जैसे जब इन्होंने गिन ली वो, तो इनको 2/3 मिल रही थी, जी। तो इन्हें मौलाना की ज़रूरत नहीं थी। ठीक, मौलाना के बगैर ही इनको काम 2/3 पूरा था। काम पूरा था इनका, इक्का इधर उधर कोई इश्यू नहीं। हाँ तो इन्होंने मौलाना को घास नहीं डाला। हाँ, उस अरसे में बिल्कुल। शुरू में भी जब हुकूमत बनाई तो इन्होंने जी। कोई नहीं मौलाना को याद किया, लिफ्ट नहीं कराई। और मौलाना जाहिर है नाराज थे कि यार एक ही गल हुई। मियाँ साहब भी नहीं गए, नवाज शरीफ साहब भी नहीं मिलने गए, कोई भी नहीं, जैसे कहते हैं ना, कहा नहीं पाया। तो मौलाना तो बैठे हुए थे, अच्छा ओके। इसलिए कभी वो पीटीआई के साथ बात करते थे, कभी इधर करते थे, कभी उधर करते थे। मगर मैंने ये भी कहा था कि वो पीटीआई के साथ नहीं खड़े हो सकते, नहीं खड़े वो तो लाइफ एंड डेथ है केपी के अंदर। दोनों ये इट्स लाइक पीपल्स पार्टी एंड नून लीग ऑफ 90s ऑफ 90 के वो एक जगह प्लेटफॉर्म पे एक ही साथ पे खड़े हों। जी। यहाँ तो है नहीं ऐसी सिचुएशन, यहाँ तो कोई ना पीपल्स पार्टी है ना नून लीग है केपी में, या मौलाना है या पीटीआई है। पीटीआई है, तो ये इकट्ठे तो हो नहीं सकते। टेम्पररी अलायंस बना सकते हैं किसी के खिलाफ, जी। बट दे कैन नॉट बी अ स्ट्रेटेजिक अलायंस, टैक्टिकली हो सकता है। ओके तो इसलिए आई नेवर बिलीव कि ये उधर जाएंगे। ओके। मगर सवाल ये था कि क्या इनकी ज़रूरत इन जॉनीज़ को है कि नहीं है। तो ये जॉनीज़ समझते थे हमें नहीं ज़रूरत। अच्छा। तो हुआ ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला अनाउंस किया कि वो 23 की 23 नशिस्तें जो जी। थी वो जाएंगी पीटीआई को, तो सवाल खड़ा हो गया कि अरे वो तो सवाल ही खड़ा नहीं हुआ था, तो आपने सारा उठा के उनको दे दिया। हाँ, ये तो यही तो इशू बना। सुन्नी इत्तेहाद लेकर आई केस, आप पीटीआई की तरफ चले गए। तो हाँ। वो कहने लगे लो ये तो इशू ही नहीं था। हाँ जी। तो इसलिए फिर इन्होंने ये दो चीज़ें की। इन्होंने कहा अच्छा, उसकी वजह से इनकी वो 2/3 बनती नहीं थी, फिर हाथ पैर मारने पड़ गए कि अब क्या करें। ये तो उसने सोचा कि जी एक काम तो ये है कि हम एक नया कानून जल्दी से बना दें, बिल्कुल। और इलेक्शन कमीशन जो है वो कहे कि आधी सीटें तो बनती हैं पीटीआई की। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम पीटीआई के हैं, जी। और जो आज़ाद खड़े हुए थे, जिन्होंने कहा ही नहीं था कि हम पीटीआई के हैं, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये था कि उनको नहीं मिलनी चाहिए। और अभी भी वो 39 और 41 वाली बात चल रही है। जी, वो रेशो अपनी जगह रेशो अपनी जगह पे है। तो इसलिए इन्होंने कानून पास कर दिया कि यार कम से कम आधी तो हमें मिल जाए। जी। ये जो कानून पास किया है ना, इलेक्शन एक्ट जो कानून, इलेक्शन एक्ट जो पास किया है अभी जी, जुलाई में, वाबस्तगी का आप नहीं चेंज कर सकते, एक बार और आप ऐलान रेट्रोस्पेक्टिवली कर कर दिया, जी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था। तो इसलिए फिर उनको करना पड़ा कि जी माजी से तलाक। माजी से, तो उसमें फिर इनको आधी मिल जाती है, 22-23 में से जी। आधी मिल जाती है, वो 39-41 वाला जी, जी। रेशियो में। उसके साथ फिर भी पूरा नहीं होता, इसलिए फिर जाना पड़ा मौलाना के पास। चले, ये पहले मजबूरी क्योंकि बन गई। सारी ले गए थे, ठीक। तो इनको मौलाना की जरूरत नहीं थी। हाँ। अब जब देखा कि उन 23 में से एक भी नहीं मिल रही, तो और जब ये हुआ तो सोचा कि अब कुछ तो करें, कानून पास करके 10-11 खींच ली। ठीक। हाँ, और इलेक्शन कमीशन भी उसी पे बैठा हुआ है। इलेक्शन कमीशन भी उस पर बैठा हुआ है, और आज सादिक साहब ने, स्पीकर साहब ने खत लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को कि भाई वो तो कानून के तहत हमारी है, तो वो आपने नहीं इनको देनी, जी। बाकी आप देना चाहते हैं तो दे दें, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। इलेक्शन कमीशन इन द मीनवाइल डिले करने के लिए मामला, इंतज़ार थी कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट ऑर्डर करे तो मैं करूं, वो भी सारे बोझ नहीं ना उठाना चाहते, तो उन्होंने कर दिया कि जी सुप्रीम कोर्ट साहब के हम तो समझते थे ऐसे है, तो ये कैसे आपने ये कर दिया, क्या वो पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो आप रुकावटें क्रिएट कर दी इलेक्शन कमीशन। इसीलिए फिर 8 जज हजरात रातों रात चैम्बर में बैठ के तो उन्होंने ऑर्डर किया कि करो। उसके बाद काउंटर करने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार ने खत लिख दिया कि ये होते कौन थे ये करने वाले। हाँ। कोई शो लिस्ट नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ, और कॉज लिस्ट नहीं बनी, ये नहीं हुआ, चैम्बर में बैठ के कर दिया, तो उसके ऊपर भी उन्होंने सवालिया निशान कर दिए। ये 8 लगे हुए हैं धक्का लगा के करने के लिए, उधर से रोक रहे हैं, वो भी धक्के लगा रहे हैं रोकने के लिए जी। उधर से इलेक्शन कमीशन बैठी हुई है, अब वो सहारा ले रही है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट ने, स्पीकर ने खत लिख दिया कि हमें दे दें जी। ये सारी जो है, पंजाब असेंबली के स्पीकर ने लिख दिया। हाँ। या सादिक ने भी लिख दिया। जी जी, दोनों ने लिख दिया। तो अब सूरत हाल यहाँ आ गई, तो मौलाना की एकदम वो लतीफ़े वाली बात आ गई। अब मौलाना जो है ना इज़ अ किंग,
अब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मौलाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट ने नेगेटिव कर दिया। आधी जजमेंट एक्सेप्ट कर ली, आधी नहीं कर रहे जी। 50-50 हो गया ना। 50-50 हो गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आप समझे 45-55 है, वहाँ भी कुछ बैलेंस ऐसे ही चल रहा है। कोई पता नहीं किसी स्टेज पे वो 50-50 हो जाए या वो दूसरी तरफ एक दो इधर उधर हो जाए। तो दिस इज वे वी स्टैंड। मौलाना सडनली बिकम्स क्रिटिकल। मौलाना की सीट सब बिकम क्रिटिकल। वो मौलाना ने क्या किया? तो अब आप देखिए, मौलाना ने कहा अब मेरी बारी आई, अब आएंगे ये मेरे पास। पहले तो मैं बोलता रहा, सब कुछ करता रहा, मुझे घास ही नहीं डाला जी। अब आएंगे। और फिर लाइन लग गई। जब लाइन लग गई तो जरदारी साहब सबसे पहले लपक के पहुंच गए। ठीक है, और साथ उनके हमरा थे मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंसी और एस्टेब्लिशमेंट पहुंच गए वहाँ। ठीक, ईच रिप्रेजेंटिंग a key institution, presidency and the People's Party, and president because he represents the entire parliament. In a sense, he's not a member of parliament, but he is head of parliament in some sense, or government or system. State. तो मौलाना साहब ने गोल गोल बातें की जी। था, एकदम तो उन्होंने ना नहीं करनी थी। एकदम ना हो जाती तो फिर उसके बाद कौन आता उनके पास। तो उन्होंने तो गोल गोल बात की ताकि आओ जो आओ आई जाओ ताकि सारा फोकस हट के मेरे को आ जाए। और मौलाना मज़े से बातें करते रहे, कभी इधर ये कभी वो। और जिसको पूछे गवर्नमेंट के अंदर कि जी क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ साथ मिलके चलते रहे हम। मौलाना के पुरानी शनासाई है, हो जाएगा पुरानी शनासाई है हमारी। गली कोई नहीं, हो जाएगा। इम्प्रेशन ये दे रहे थे कि मौलाना इज होल्डिंग आउट। वो कह रहे हैं हमें ये, वो अपनी कोई डिमांड लिस्ट लेके बैठे हुए हैं। तो जब पूछते थे कि क्या डिमांड कर रहे हैं मौलाना, तो ना मौलाना कुछ कहते थे ना ये कहते थे कुछ। हालांकि मीटिंग पे मीटिंग चल रही थी जी। तो और मेरा ख्याल है मौलाना ने किसी स्टेज पे भी इनसे कोई लिस्ट नहीं दी कि मुझे ये चाहिए। अच्छा। मौलाना वो लंबी गेम खेल रहे थे। उन्होंने कहा हाल तो ठहरो, मैं क्यों लिस्ट दूँ अभी तो आप मूड में नहीं है सुनने के लिए। बिल्कुल। तो अभी तो आप एक डेस्परेट में आए हैं, आपका ख्याल था कि अब आप आसानी से मना लेंगे। तो उन्होंने हाँ भी नहीं की और ना भी नहीं की। सुनते रहे, आ जाओ। इसीलिए पीटीआई भी पहुंच गई, क्योंकि हाँ ना नहीं हुई थी तो पीटीआई ने भी चक्कर लगाने शुरू कर दिए। कमिटमेंट कोई नहीं की किसी उधर से प्रेसिडेंट साहब हट गए तो पीपल्स पार्टी वाले बिलावल साहब पहुंच गए, साथ मोहसिन नकवी साहब। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंच गए, साथ मोहसिन नकवी साहब। तो एट एवरी स्टेज जो भी नेगोशिएट करने गया है एक्सेप्ट फॉर पीटीआई, वो मोहसिन नकवी साहब साथ गए। वो इसलिए साथ गए हैं कि बताने के लिए कि पीछे इन जॉनीज के पीछे जी, जब हम हैं तो क्या हम है, हाँ। ठीक है ना। हु इज द पावरफुल क्वार्टर दैट वांट्स दिस थिंग टू गो थ्रू, ही इज रिप्रेजेंटिंग दैट क्वार्टर एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, तो अब आइए आप, मौलाना ने सबकी बात सुनी, किसी की बात नहीं मानी, ना हाँ की ना नहीं की। इसीलिए सब ये सोचते रहे आज नहीं कल नहीं मौलाना के डिमांड सामने आएंगे। तो कोई कहता था जी वो गवर्नरशिप मांग रहे हैं जी, कोई कहता था वो सेनेट के अंदर ये मांग रहे हैं, इस किस्म की बातें चल रही थी। ये सारी मीडिया के अंदर स्पेकुलेशन। मौलाना ने कोई चीज़ नहीं मांगी। अच्छा, सुनते रहे बस। इसकी बात, वो मौलाना ना हाँ करते थे ना करते थे, सुन लेते थे, कुछ सवाल करते थे कुछ। फिर एक स्टेज पे मौलाना ने कहा यार वो दिखाओ तो सही क्या है अमेंडमेंट, ड्राफ्ट क्या है। तो इन्होंने कहा है ये क्या होगा। अच्छा, अब ड्राफ्ट भी देखना चाह रहे हैं मौलाना। तो उस वक्त फिर क्योंकि मौलाना ने कहा हमें बताओ तो सही करना क्या जा रहे हो तुम। इन्होंने तो पहले मोटी बात की थी ना कि जी जजेस बड़े पावरफुल हो गए हैं, पार्लियामेंट का कुछ सुनता नहीं है। अच्छा, और ये इमरान खान को ख़त्म करना है, तो उसके लिए तो चाहिए हमें कानून चाहिए, और ये जजेस बड़ी गन काट रहे हैं। ठीक है, तो आप तो ये हम कर रहे हैं। अच्छा, तो मौलाना ने ना हाँ की ना की, और उसके बाद मौलाना ने कहा दिखाओ तो सही अमेंडमेंट क्या है। फिर तो जब वो बात आई तो इन्होंने कहा जी अमेंडमेंट कटो जी अमेंडमेंट कटो। वो तो खुफिया रखी हुई थी ना, वो तो दिखानी नहीं थी किसी को, वो तो आखिरी दिन पे ठा कर देनी थी। अच्छा, तो फिर निकालनी पड़ी। जब निकालनी पड़ी तो पता चला एक ड्राफ्ट नहीं है, 2-3 है। या ये कि यार एक ड्राफ्ट अगर मौलाना को दिखा दिया तो लीक हो गया ना। हाँ। तो थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करनी चाहिए ना, क्या है और क्या नहीं है। तो एक में थोड़ी सी कुछ ऐसी बात लिख दी, दूसरे में कुछ थोड़ी सी फ़र्क कर दी, थोड़ी सी तब्दीलियाँ कर दी, और मीडिया के अंदर मार्केट के अंदर दोनों ड्राफ्ट्स पहुंचा दिए, फ्लोट कर दिए ताकि पक्का ना कोई गल होए। हाँ। अभी भी हमारे हाथ में रहे कि हमने कंसेशन कहीं देनी है या नहीं देनी, कैसे करना है क्या नहीं करना। हाँ। ज़्यादा मांगना है फिर कम करके अचीव करना है, अपने हाथ में रखें। अच्छा,
तो दैट इज़ वाई यू सॉ 1, 2, 3 ड्राफ्ट्स। हाँ जी, मार्केट में तो और मार्केट वाज गोइंग क्रेजी कि जी एक्चुअली क्या है। और जो एमएनएस थे उनको पता ही नहीं था। वो तो बाद में मीडिया में जब ये आनी शुरू हो गई चीज़ें तो फिर जाके उनको पता चला कि इसके अंदर ये भी है, ये भी है। जी। फिर जाके डिबेट शुरू हो गई इस मुल्क में। ठीक। उससे पहले तो डिबेट ही नहीं थी, पता ही नहीं था करने क्या जा रहे हैं। अच्छा। सारे कह रहे थे देओ देओ देओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, दिखाते नहीं थे। उन्हें पता था कि अगर दिखा दिया तो लीक हो जाएगा ना। अगर अपने एमएनएस को कॉन्फिडेंस में ले लिया, पहले तो यही करते थे ना, जिस दिन कराना होता था उस दिन ठा करके लाए, अक्खा बंद करके सारे ने कहा चलो जी वोट पाओ और खत्म करो 15 मिनट के अंदर। 13 मिनट में ये करवाते रहे जी जी, वो इमरान खान साहब के दौर में कानून साजी वो भी करते रहे और ये भी करते रहे। थ्रू आउट ये पार्लियामेंट के अंदर जो रूलिंग पार्टी होती है ऐसी करती है। जी, आए खान साहब ने भी ऐसे किया था, ये भी वैसे कर रहे हैं, इससे पहले भी ऐसे ही होता रहा। अच्छा। बताते नहीं है डिटेल के अंदर इस किस्म के जब इश्यूज होते हैं वो सीक्रेट रखते हैं। जैसे कि वो 190 मिलियन पाउंड वाली सीक्रेट रखी, वो कैबिनेट में। हाँ, तो यहाँ भी सीक्रेट रखते हैं कि डिबेट नहीं चाहिए ना। दे डोंट वांट टू डिबेट शुरू हो गई तो फिर तो बड़ा अरसा लग जाएगा जी। ये 10 दिन में तो नहीं होगा ना, 2 दिन में तो नहीं होगा, 1 दिन में नहीं होगा, ये तो फिर 3 महीने लग जाएंगे। कमेटी बनानी पड़ जाएगी, कमेटी में बातें होंगी, वहाँ ऑपोजिशन भी आ जाएगी, तो कैसे पास होगा। एंड देयर इज अ नीड टू हरी अप बिकॉज वो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट आ रही है डेट, उससे पहले बहुत से फैसले होने हैं। और वन ऑफ द फैसलाज इज कि चीफ जस्टिस कौन होगा, कितनी देर के लिए होगा, कैसे बनेगा, तो इट्स पार्ट ऑफ दिस होल थिंग। तो ये इस सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मकसद 3 मकसद थे, इसीलिए उनको छुपा के रखा गया इन ऑल दिस लीगल जाकर। अच्छा। एक ये था कि फौज के जो फैसले हैं वो चैलेंज नहीं होंगे कहीं भी, खा वो सिविलियंस को कोर्ट मार्शल करें या ना करें, जो भी फौज फैसले करती है रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी और कोर्ट मार्शल्स फॉर वन रीज़न और अनदर, वो चैलेंज नहीं होंगे। एक ये मकसद था मिलिट्री कोर्ट्स नॉट एक तो ये मकसद था। दूसरा मकसद ये था कि जजेस जो हैं ज़्यादा ही आज़ाद हो गए। अगर तो आज़ाद होकर हमारे हक में होते तो फिर तो ठीक था। मतलब ये तो हमारे खिलाफ हो गए, तो इमरान खान के हक में हो गए हैं सारे, तो काबू कर। तो ये तो आज़ाद नहीं है, ये तो बिल्कुल सियासी तौर पे कॉम्प्रोमाइज्ड। तो उसके लिए भी कुछ इकदाम करने पड़ेंगे, कुछ कानूनी तौर पे। और सबसे पहले तो चीफ जस्टिस का करना पड़ेगा। हम ऐसा चीफ जस्टिस नहीं चाहते जो कि प्रो इमरान खान हो और हमारी बात ना सुने। तो इसलिए ये सोचा कि इस वक्त काजी फायजी सा ही ऐसा है जो कि अब माइनॉरिटी जजेस के साथ है, मेजॉरिटी जजेस तो प्रो इमरान खान बन गए हैं, उनके जजमेंट से पता चल रहा है। ठीक, तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि जुडिशरी की सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस, जिसमें वो खुद चीफ जस्टिस को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली बन जाता है। और आज के हालात के अंदर जो चीफ जस्टिस बनने जा रहा है मंसूर अली शाह, वो शख्स है जिसने वो जजमेंट दी है जिसके ऊपर सारा इस वक्त फड्डा पड़ा हुआ है, जिसके बाद फड्डा शुरू हुआ। हाँ, ये 3941 और सारी की सारी जो सवाल पूछा भी नहीं गया था, जो पिटिशनर भी नहीं था, वो उठा के इन 8 लोगों ने उठा के उधर दे दिया इन रीसेंट टाइम्स। उसका वो हिस्से हैं, क्योंकि वो उसका हिस्सा है तो उसको उन्होंने आउट कर दिया कि भाई तुम अगर वो इधर खड़े हो जाते तो शायद ये जजमेंट ना होती। तो इसलिए ये फैसला हुआ कि जी ये तो बंदा उधर का है। तो फिर कौन है हमारे पास, तो काजी है, कम से कम काजी हमारे साथ खड़ा तो रहा है इस इशू के ऊपर। काजी वजन माइनॉरिटी ना इस जजमेंट में, तो उन्होंने कहा जी फिर काजी को ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा। फिर ये डिबेट सारी शुरू हो गई कि किस तरीके से सपोर्ट करना है, एज बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, सिलेक्शन तरीका क्या है चीफ जस्टिस का, वो कैसे होगा, एक्सटेंशन देनी है या ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन हो जाएगी। इसीलिए काजी साहब ने एक बयान भी दे दिया कि अगर वो खुद मेरी सिर्फ एक्सटेंशन करेंगे तो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, उसके अंदर बात में ये छुपी हुई बात थी कि अगर सबकी हो जाती तो उससे मेरी भी होगी, तो मुझे उससे क्या एतराज़ हो सकती है, ये हमारा फैसला नहीं है, तो गवर्नमेंट का फैसला है। अच्छा, तो ये इश्यूज इसलिए इस तरीके से अनफोल्ड हुए हैं यहाँ। ठीक है, अब आइए आप थर्ड की तरफ। किसकी तरफ? सेकंड हो गया, थर्ड क्या था उसमें? थर्ड ये था कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस नहीं बट ऑल्सो जुडिशल कमीशन, क्योंकि जुडिशल कमीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो हाई कोर्ट से जब जजेस इधर उधर आते हैं तो वो कैसे होगा, उनको किसको लाना है किसको नहीं लाना। अच्छा। हाई कोर्ट में तंग करते हैं जो जजेस, उनको ट्रांसफ़र करें तो उसको चैलेंज नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा। कि इस वक्त जो इतनी आज़ाद हुई हुई है ये जुडिशरी, इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इट्स ओवर इंडिपेंडेंट, शैल वी से दैट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो मतलब था वो ये नहीं था कि ये जजेस जो है अकाउंटेबल नहीं है। अच्छा। हर जगह पे जजेस आर अकाउंटेबल। और अब आइए आप वहाँ कि यहाँ पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द परहैप्स 1 or 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड
जबकि लॉयर्स मूवमेंट के बाद इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में इन्होंने जो नए रूल्स बनाए अबाउट जुडिशरी, तो वो रूल्स जो है मेरा ख्याल है यूनिक कंट्री है पाकिस्तान जहाँ इस किस्म के रूल्स हैं। एक रूल तो ये है कि जी सीनियर मोस्ट बनेगा जी, ठीक। दूसरा ये है कि सीनियर मोस्ट के बनने के अंदर किसी गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होगी। तीसरी चीज़ ये है कि जुडिशल कमीशन जो है उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ जजेस और इक्वल नंबर ऑफ नॉन जजेस, एक गवर्नमेंट का अटॉर्नी जनरल, एक लॉ बार काउंसिल का, ये वो वगैरह। सो मतलब ये दे ट्राइंग टू वंस अगेन किसी तरीके के साथ एग्जीक्यूटिव का हाथ और जुडिशल अपॉइंटमेंट्स वो होना चाहिए, इनका ये मौक़िफ़ है। ठीक। वो सब ख़त्म हो चुका था। अब आइए इनका मौक़िफ़ ये है कि देखिए दुनिया के अंदर कहीं ऐसे नहीं है जो पाकिस्तान का सिस्टम है जी। सारी दुनिया की जमहूरी ममालिक के अंदर, जमहूरी या नॉन जमहूरी तो छोड़ो, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर भी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं टू द सुपीरियर जुडिशरी वो एग्जीक्यूटिव करती है और पार्लियामेंट्री अप्रूवल के साथ। इट्स एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंट जी। और उसके अंदर कंसल्टेशन ज़रूर होती है विद द कोर्ट्स, बट कोर्ट्स डोंट होल्ड अ मोनोपोली पोजीशन ऑन दैट। ओके। अब पाकिस्तान इज ओनली वन ऑफ मे बी 1 or 2 कंट्रीज जहाँ ऐसे है, और ये भी एक बड़ी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में से ये डेवलप हुई थी ये डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और उसके साथ कन्फ्यूजन बड़ी हो गई है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का ये मतलब है कि वो सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, या वो नहीं है, लगाम तो पार्लियामेंट की होती है वाया द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्लियामेंट को रिफ्लेक्ट करती है ना। जो मेजॉरिटी पार्टी पार्लियामेंट में होती है वो एग्जीक्यूटिव बनाती है। सो एट द एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट इज सुप्रीम। अब पार्लियामेंट एक कानून बनाती है तो उसको जुडिशरी अंडरमाइन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, बिकॉज दैट इज द पार्लियामेंट्स विल। अच्छा, अब बात यह है कि यहाँ खड़ा हो जाता है दूसरा सवाल कि क्या जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट का कोई अमेंडमेंट हो या कोई कानून हो जो वो बनाती है इन फुल नोइंग के हम जो बना रहे हैं मेजॉरिटी हमारा हक है, क्या उसको उड़ा सकती है कि नहीं। अब ये जो डिसीजन ने तो बहुत कुछ उड़ाना शुरू कर दिया, कोई ना कोई एक्सक्यूज ले लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फलाना फलाना करके उड़ा देते हैं। अगर तो ये जेन्युइनली न्यूट्रल, इंडिपेंडेंस का वर्ड मैं नहीं इस्तेमाल करता, मैं कहता हूँ जेन्युइनली अगर न्यूट्रल ये जुडिशरी हो तो बहुत से इनके फैसले जो हैं वो ना हों जो आए हैं। जब इनका दिल चलता है वो एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं, कभी वो कानून को देखते हैं बाइनोकुलर के साथ, कभी वो कानून को देखते हैं माइक्रोस्कोप के साथ। माइक्रोस्कोप के साथ देखते हैं तो उनको सब नज़र आती है चीज़ें, हाँ ऐसे ही है। बाइनोकुलर्स के साथ देखते हैं तो उनको 2 चीज़ें और नज़र आ जाती हैं, वो इसको पकड़ के तो चेंज कर देते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये अब बन गया टेस्ट केस। ये जो सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दिस इज बिकम अ टेस्ट केस ऑफ नंबर ऑफ इश्यूज कि इस्टेब्लिशमेंट की क्या सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है इस आइन के अंदर या नहीं, उनकी किस जगह पे उनको रखना है, क्या उनके पावर्स होने चाहिए आइन के मुताबिक या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स उनके पास होने चाहिए। एक ये, दूसरा ये कि क्या जुडिशरी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होने चाहिए या नहीं। तीसरा ये कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है भी या नहीं है, क्या उसके कानून जो है कैन दे बी चैलेंज्ड और नॉट, और इफ सो व्हाट कैन बी चैलेंज्ड एंड व्हाट कांट बी चैलेंज्ड। तो ये सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सो वी आर इन द मिड्स ऑफ अ वेरी सीरियस सिस्टमैटिक सिस्टम क्राइसिस जिसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी आर इन्वॉल्व्ड। रिंग के अंदर ये तीनों मौजूद है और फैसला होगा, कहा जा रहा है कि अक्टूबर के आखिर में, क्योंकि अब ये मैच सनसनीखेज इसलिए हो चुका है कि मौलाना जा चुके हैं एक ब्रेक पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी अमेरिका रवाना होंगे, वो सेशन में शिरकत करने जा रहे हैं और उनकी वापसी पे प्लान है एक और धक्का लगाने का इन आईनी तरमीम को, जिनके बारे में प्रेडिक्शन आपने सिटी साहब की जानी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। सिट साहब, जो सबसे ज़्यादा मामला उछला और मेरे ख्याल आखिरी शो में भी आपने इस पर रोशनी डाली थी वो है आईनी अदालत का क़याम। सियासतदान या ये हुकूमत समझती है कि आईनी मामलात में ये सुप्रीम कोर्ट इतनी उलझ जाती है कि लाखों दीगर मुकदमात इग्नोर हो जाते हैं, इसीलिए एक आईनी अदालत भी कायम होनी चाहिए। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस पर बहुत ज़ोर शोर से बात कर रहे हैं। और ये 2005-6 की बात है जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई, तो तब भी इसका जिक्र आया था, लेकिन उसके बाद इसे परसू नहीं किया गया। आईनी अदालत के क़याम की ज़रूरत इस वक्त क्यों महसूस की जा रही है? बिल्कुल अच्छी बात की है। वो तो जाहिर है कि इस वक्त इसलिए महसूस की जा रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है इतना हो चुका है लोगों की जहन के अंदर है या नहीं है, वो हर बंदा अपना उसका फैसला करे। और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हैं उसके अंदर लाइफ एंड डेथ है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसलिए इसको बाइफर्केट कर दिया जाए। एक्सक्यूज़ ये दे रहे हैं जी बड़ा वर्कलोड है,
सारी चीज़ें वक्त ये इन चीज़ों पे लग जाता है। हर बंदा उठ के कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन ले आता जी। है। बाकी जो 1 लाख केसेस पड़े हुए हैं, जो लाखों। क्रिमिनल केसेस हैं या बिजनेस के केसेस हैं या और केसेस हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। 13 8 जजेस जो हैं सारा वक्त यही देखते रहते हैं, बाकी चीज़ें रह नहीं जाती। तो इसलिए एक्सक्यूज़ ये दिया जा रहा है, बट एक्चुअली द पर्पस इज के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक नया बनाया जाए और उसको पहले दिन से कंट्रोल कर लिया जाए। उसके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वो चुने चुने लोग वहाँ लेके जाए जाए। और इसीलिए पहला जो जज है उसका, तो ज़ाहिर है कोई ट्रेडिशन नहीं है, तो पहला जज तो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी ना, कहीं से वो आ तो नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा जी पहला जज वही होगा जो इस वक्त सीनियर मोस्ट है, करंट चीफ जस्टिस, उसको हेड बना देते हैं काजी साहब को, ठीक। और पहली दफ़ा गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी, उसके बाद वो कहते हैं हम सीनियरिटी का प्रिंसिपल हम कर लेंगे, और या कोलिजिएट सिस्टम के लोग जुडिशल कमीशन जो है मिलके तो बना लें। अच्छा, ये इंडिया में एग्जांपल बड़ा ज़रूरी है। इंडिया के अंदर सीनियर मोस्ट नहीं बनता। अच्छा, खुद अपने आप को वो सिलेक्ट सीनियर मोस्ट आगे नहीं बैठ जाता, नहीं करता वहाँ उन्होंने, और ना ये होता है कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उन्होंने क्या किया है कि एक 6 मेंबर कॉलेज बना दिए, कोलिजिएट जिसे कहते हैं। ठीक है। टॉप 6 जजेस, 1 चीफ जस्टिस एंड 5 अदर टॉप जजेस, उनकी एक कॉलेज बना देते हैं। उन्होंने कहा ये आपस में बैठ के तय कर लें कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, वोट कर लें, एक दूसरे को कन्विंस कर लें, जैसे भी है फैसला ये करें, ये नहीं कि जी सीनियर मोस्ट बन जाएगा। तो कम से कम उसके अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव व्यू आ जाती है, इंडिपेंडेंस भी रहती है और थोड़ी सी एनलार्ज हो जाता है डिस्कशन डिबेट के लिए। तो क्योंकि उसके अंदर हर किस्म के पहले 6 जजेस जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही किस्म की उनकी सोच हो, तो थोड़ी सी ऑल ओवर द वर्ल्ड 2 चीज़ें, 90 कंट्रीज़ ऐसी हैं आउट जो कि थोड़ी सी या ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं, थोड़ी सी या ज़्यादा। 200 कंट्रीज़ हैं लगभग, 196, 200, 203 जितनी भी हैं जी। आजकल, तो पता नहीं चलता कोई आई है वो कोई यूएन नहीं। चार्टर पे कुछ होती है, कुछ नहीं। उसमें से नियरली 40% ऐसी हैं जो कि डेमोक्रेटिक हैं, और 40% ऐसी हैं जो कि स्लाइटली डेमोक्रेटिक है या हाइब्रिड किस्म की, बाकी डिक्टेटोरियल है, ऑटोक्रेटिक है। तो वो जो 120 से 130 के करीब जो हैं जो कि डेमोक्रेटिक और मोर और लेस डेमोक्रेटिक, उसमें से 90 के करीब ऐसे हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, आईनी अदालतें मौजूद हैं। अच्छा, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया आज़ाद नहीं हुआ। उसकी वजह बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि मामले जो कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं दे अफेक्ट पार्लियामेंट एंड दे अफेक्ट द एग्जीक्यूटिव। इसलिए वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होते हैं वो पार्लियामेंट की प्रेरोगेटिव होता है, बिकॉज वो बैठते हैं पार्लियामेंट की जजमेंट्स के ऊपर बैठते हैं। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ने जो बनाई होती है, जजेस ने नहीं बनाई होती, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट बनाती है। उस पार्लियामेंट जो बनाने वाले हैं, जब वो कानून उसके मुताबिक बनाते हैं तो आसानी से उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लेते हैं अलग से, जिसके अंदर पार्लियामेंट की रिप्रेजेंटेशन, उनकी सिलेक्शन जजेस की होती है। अच्छा, और कोशिश यही होती है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बैठती हैं डिसाइड करने के लिए, उसमें ऑपोजिशन का भी रोल होता है, अच्छा, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसके अंदर कोई ज़्यादा कंट्रोवर्सी ना हो। बट टिल्ट जो है वो ज़ाहिर है सिटिंग गवर्नमेंट जो है उसके हावी होते हैं ना, बिकॉज पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी है उसी की गवर्नमेंट है ना, तो उनका ज़्यादा वजन होगा उस कमेटी के अंदर जो कि बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या अपॉइंट्स करेगी। तो इसलिए दिस इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि जो लोग आइन बनाते हैं वही जज बनाएंगे जो कि उस आइन को चेक करेंगे। ये नहीं हो सकता कहीं और से वो आ जाएं और आके कहें आपने तो गलत बनाया, ये तो ऐसे है ही नहीं। कौन पार्लियामेंट की सोच बेहतर जानता है? पार्लियामेंट ही जानती है ना अपनी सोच जी, जज तो नहीं जानते। तो इसलिए वो रिस्ट्रेन किया जाता है जजेस को कि आप मेहरबानी करके हमारी सोच जो हमने लिखा है ना उसी के ऊपर जाएं, आप इधर उधर ना होने की कोशिश करें। तो फिर इसीलिए वो लगाते भी ऐसे लोग हैं ठीक, कि जो कि फैसले कर सके विद ग्रेट ऑब्जेक्टिविटी, बट कीपिंग इन माइंड कि पार्लियामेंट का इंटेंट क्या था। ठीक, तो गलत या सही डजंट मैटर, मंतिक समझ आ गई। हाँ, मगर उसके अंदर आइन के अंदर क्योंकि पार्लियामेंट ने खुद ये लिखा हुआ है, अगर लिख देती है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, तो फिर वो अदालतें जो हैं दे आर बाउंड टू ओबे दैट आल्सो। ओके, मैं एग्जांपल देता हूँ, पार्लियामेंट आती है जी, और कानून पास कर देती है, अमेंड करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, 2/3 मेजॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देती है कि बेसिक स्ट्रक्चर कोई नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर वही है जो हम कहेंगे वो है। फिर
तो हम तो अगले 20 साल के लिए ये पार्लियामेंट रहेगी। फिर क्या होगा? क्या होगा? तो अगर आप वो उसको ब्लैक एंड वाइट में देखें तो फिर उसको भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाँ। इसीलिए वो गुंजाइश छोड़ी गई है। पहली आइन के अंदर ये लिख दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको आप नहीं तब्दील कर सकते। वो यही है ना कि 5 साल से ज़्यादा हुकूमत इलेक्शन होनी पड़ेगी। हाँ, ये बुनियादी चीज़ें जो हैं, अगर इनको आप ख़त्म कर देंगे तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं रहता। मगर प्रॉब्लम इस मुल्क में है कि बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर भी झगड़ा है। जब कोई चाहता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का ये हिस्सा है तो कहते हैं जी इसको नहीं लाया जा सकता। कोई आके कहता है ये तो है ही नहीं, इसको हिला सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इस किस्म के इश्यूज चलते रहते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बाय डेफिनेशन इज़ नो प्रॉब्लम, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। और मैंने आपको बताया क्यों होता है ऐसे। यहाँ क्यों प्रॉब्लम बन रही है, जिसका सवाल आपने पूछा, आज क्यों याद आ गया जी? आज इसलिए याद आया, जो एक तो ये कि जो यहाँ की सियासत चल रही है, उस सियासत की वजह से जुडिशरी जो है वो हाईली हो चुकी है जी, और उसकी वजह से बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को भी, पार्लियामेंट को भी, गवर्नमेंट को भी। तो वो सारे इकट्ठे हो गए। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहले क्यों नहीं ये इशू आया, खान साहब ने क्यों नहीं अमेंड करने की कोशिश की। अब बात आया कि इसके आर्ग्यूमेंट के पीछे क्या है। इस आर्ग्यूमेंट के पीछे ये है कि यार ये तो पार्लियामेंट ही इलीगल है। अच्छा। ये पार्लियामेंट इज रिजल्ट ऑफ अ रिग्ड इलेक्शन, इसलिए इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी ओवर द जुडिशरी। ये तो पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, मगर ये पार्लियामेंट तो इलीगल है, तो ये कैसे सुप्रीम हो सकती है? अच्छा। और आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, इनका तो हक ही नहीं बनता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर्स। ये सोच है, ये सोच है। इसलिए सिविल सोसाइटी, लॉयर्स, सिविल सोसाइटी, राइटिस्ट, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिशनर्स, वो सारे खड़े हो गए जी। अगर ये पार्लियामेंट लीगल होती और ये लीगली विदाउट रिगिंग इलेक्शंस ये जीती होती तो इसका बड़ा वजन होता। फिर ये पार्लियामेंट जो फैसले करती उसको इतनी आसानी के साथ सिविल सोसाइटी चैलेंज ना कर पाती, प्रोटेस्ट करती कि ये ठीक नहीं है, ये है। इस तरीके से जिस मॉरल हाई ग्राउंड से ये इसको प्रोटेस्ट हो रही है वो ना होती, बिकॉज इस पार्लियामेंट की मॉरल लेजिटिमेसी जो है वो डाउट में है ना। और वही खान साहब उसी चीज़ को, इमरान खान उसी चीज़ को कर रहा है, और जजेस भी उसी चीज़ के ऊपर खड़े हैं। एक्चुअली जो हो रहा है वो हो रहा है कि पार्लियामेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा जी, यस पार्लियामेंट को। वी हैव दिस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। एक वो जिनके पास पावर लेके बैठे हुए हैं, एक वो जो इनको हटाना चाहते हैं और खुद आना चाहते हैं। तो आई थिंक अब ये जाएगी बात कहाँ? ये जाएगी वहाँ बात जहाँ कानून का कोई इशू नहीं होगा। अच्छा। कानून विल फॉलो द लॉ ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स विल फॉलो द लॉ ऑफ पावर। अच्छा। एंड अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स लगता है ऐसे है कि पावर इसमें है, बाद में लगता है कि इनमें पावर तो नहीं थी, पावर तो इसमें थी, किसी और चीज़ में थी। ये इसमें पावर है और वो पावर रातों रात ख़त्म हो जाती है, या बढ़ जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो तब हालात तब्दील हो जाते हैं। इस वक्त लीगल पावर इज़ विद पार्लियामेंट, उसको चैलेंज किया जा रहा है रियल पावर ऑफ इमरान खान ऑन द स्ट्रीट एंड विद लीगल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द कोर्ट्स। बिल्कुल ठीक। इसीलिए बुकला तहरीक की भी शुनीद है, और साहब कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में तो आइनी कोर्ट्स नहीं होती है, तो आइन को तबाह करने के लिए लेकर आ रहे हैं और हम इस पर एहतजाज करेंगे। इंडिया में तो दे हैव अ कंट्रोल ओवर द सुप्रीम कोर्ट। आपने कश्मीर के ऊपर देखा नहीं क्या जी, वो तो उन्होंने कर लिया जो करना था। कानून पास हो रहे हैं वहाँ, सुप्रीम कोर्ट बोल नहीं रहा है वहाँ जी, तो समझ आ गई ना कि वहाँ किस किस्म का इंडिपेंडेंस है। इट्स नॉट ठीक। वो जो जिस तरीके से लोग वहाँ ऊपर गए हैं वो ऑलरेडी दे आर पार्ट ऑफ द बीजेपी इमेजिनेशन मेजॉरिटी। ठीक, तो ये है सिचुएशन। लेकिन बात कहाँ तक जाएगी, कितनी बढ़ेगी? नॉट राइट। हामिद खान साहब ने ये खिताब करते हुए कहा, और ही इज अ पार्टिजन, ही इज अ पीटीआई मैन, पीटीआई लीडर है। जो पीटीआई नहीं भी है ना, वो भी मेनी ऑफ देम कैन थिंक द सेम थिंग, मगर एक्चुअली एग्जांपल वो देने चाहिए जो रेलेवेंट है। हमारी बड़ी यूनिक सिचुएशन हो चुकी है ठीक, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की इन माई व्यू ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली इस मौके पे, जिस मौके पे इन्होंने इस बात को छेड़ा है, इज़ द रॉन्ग टाइम, बिकॉज इनकी मैलिफाइडी है, इनके पीछे जो सोच है वो गलत है, बदनीयती आप कह रहे हैं। ओके, अगर ये 10 साल पहले कर लेते तो किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं करना, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं करना था। सही वक्त पे सही फैसले लेने से सियासतदान कासिर क्यों? आने वाले दिन कितने इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, ब्रेक के बाद आके बात करेंगे। शो में साथ देने का शुक्रिया।
प्रोग्राम शुरू होते ही आपने बहुत मोटी बात बड़ी बारीकी से कह दी और उसके बाद आप आगे तफरे पे चले गए। मेरा ख्याल था तुम भूल जाओगे। नहीं, मैं भूली इसलिए नहीं क्योंकि डू और डाई का मैच है ये हुकूमत के लिए। इसमें बिलावल साहब इन्वॉल्व हैं, इसमें मोहसिन नकवी साहब के फेरे हैं, इसमें सदर साहब है, वज़ीर आज़म साहब है, ये हुकूमत है। इस हुकूमत के जाने का सवाल पैदा हो चुका था। ये तो अभी आपने कहा कि एक और इम्तिहान है तो थोड़ी बचत हो गई। अब वो 10, 15, 20 दिन के बाद जब दोबारा ये पेश किया जाएंगी आइनी अमेंडमेंट्स तो आपने कहा कि कामयाब हो जाएंगे। मुझे ये बताएं तब कौन सा नुस्खा आएगा इस हुकूमत के पास? देखिए, अब तो मौलाना के पास भी मसवदा आ गया है जी, ठीक है ना, अवाम में भी आ गया है, तबसरे शुरू हो गए हैं, तो ज़ाहिर है आप कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी ना कहीं तो ये बिल्कुल ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अब इसके ऊपर तो अग्रीमेंट हो ही नहीं सकती। ये जो 2-3 निकल गए हैं ना, कोई मोटे मोटे इश्यूज हैं अच्छा, जहाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा करना। प्रॉबली ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा, अच्छा प्रॉबली, और मेरा ख्याल है उसके अंदर इनको काजी साहब जो हैं वो शायद वहाँ नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि हील गो होम। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी किसी और को लाना पड़ेगा। अच्छा, सिलेक्शन यही करेंगे मगर किसी और को लाना पड़ेगा जो कि इतने कंट्रोवर्शियल ना हो, क्योंकि ये तो अब ओपनली लोगों ने कह दिया ना। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी मंसूर शाह को लाना पड़ेगा। वो तो उसकी वजह ये है कि वो अब पब्लिक डिमांड हो गई ना एक किस्म की। तो अब बात यह है कि जिन लोगों को ये लाएंगे कैसे, एक तरफ तो मंसूर अली शाह जो है, मंसूर साहब वो एक्सेप्ट हो गए, मगर फिर मैं कैसे वहाँ उनके पावर्स जो हैं जी, वो कैसे क्लिप करेंगे। हाँ, वो इमरान खान साहब अगस्त में कह चुके थे कि वो आएंगे जब तो केस खुल जाएगा इलेक्शन का। तो ख्वाजा क्लिप सिर्फ करेंगे ने ना कहा फिर। था। दिस मीन्स दे विल डू सम क्लिपिंग, अच्छा, पिकिंग एंड चूजिंग होगी। आई डोंट थिंक मंसूर शाह के पास वो पावर्स होंगे जो कि काजी फायजी साहब के पास। मतलब है जो पहले काजी साहब से पहले, काजी साहब ने तो 3 मेंबर बना दिए ना, अपने पावर्स ही खत्म कर दिए और हम पिछता रहे कि मैं कीता की जी, जी। सारे पिछता रहे। अब उस पर भी बाकायदा अमेंडमेंट। तो अब वो ये है कि उधर भी अमेंडमेंट आएगी। अगर इनको करना पड़ा जी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में काजी साहब नहीं किसी और को लाएंगे और इधर मंसूर शाह को लाएंगे, मगर सिस्टम ऐसा बना देंगे कि थोड़ा बहुत क्लिप हो जाएंगे पावर्स, ओके, ताकि एक्सेप्ट हो जाएगा मंसूर, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी ना, मंसूर साहब आ गए, ठीक। वेरी गुड। मगर जिस तरीके से पहले फैसले होते रहे, विल मेक श्योर कि इस किस्म के वन साइडेड फैसले ना हो। अच्छा, एक तो ये। दूसरा ये कि इम्पॉर्टेंट बात जो है कि आर्मी के पावर्स क्या होंगे। आर्मी एक्ट जो है उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी। क्या ये कोर्ट मार्शल सिविलियंस का हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, क्या वो चैलेंज हो सकेगा। वहाँ भी कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी इनको। दे विल डू अ कॉम्प्रोमाइज़ इन माय व्यू। सिविलियंस प्रॉबली, सिविलियंस जो हैं उनको ट्राई की इजाज़त होगी कि सिविलियंस को आप ट्राई कर सकते हैं कोर्ट मार्शल में। नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, आप कोर्ट मार्शल कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपने सिविलियंस ने मिल के फ़ौजियों के साथ कोई साजिश की है तो फिर सिविलियंस भी तले जाएंगे, उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये होता है कि अगर सिविलियंस आर इन्वॉल्व इन एनी मिलिट्री कंस्पिरेसी तो मिलिट्री जब लोग इन्वॉल्व होते हैं तो सिविलियंस को भी इंक्लूड कर लेते हैं, मगर उसका चैलेंज जो है सिविलियंस का चैलेंज वो अलाउड होगा सिविलियन कोर्ट में, सिविलियन सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, अब वो सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज होगा वो क्या नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट में होगा या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में होगा। हाँ, हो सकता है ये कहें कि इजाज़त दे देते हम, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर कोई ये फंडामेंटल राइट्स और इस किस्म के इश्यूज़ हैं तो ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में ये डिस्कस होंगे। अच्छा, तो ये सुप्रीम कोर्ट से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में उधर ना कर दें जहाँ दे विल हैव अ बिगर होल्ड ओवर। तो इजाज़त होगी चैलेंज करने की, मगर इट विल बी देन सर्कमस्क्राइब्ड बाय द नेचर ऑफ द न्यू कोर्ट। ओके, तो कॉम्प्रोमाइज़, तो मैं समझता हूँ इस किस्म की और भी कॉम्प्रोमाइज़ होंगी जिसकी वजह से एक पैकेज बन जाएगा। अच्छा, और मैं समझता हूँ, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, कि उसमें मौलाना साहब जो हैं ही विल कम ऑन बोर्ड। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इवेंचुअली मौलाना साहब विल कम ऑन बोर्ड। अच्छा, पीटीआई के साथ नहीं जाएंगे और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आएगा वो मौलाना के अप्रूवल के साथ आएगा। अच्छा, तो 10 दिन की ब्रेक पे उस पर गौर करने के लिए 10 दिन नहीं, शायद ज़्यादा लग जाए। अच्छा, देखिए ना, अभी शहबाज साहब ने जाना ना न्यूयॉर्क जी, तो वापस आए, ये है वो है, तो अभी इस पर होमवर्क होगा, अभी फिर कॉन्टैक्ट्स।
अब मौलाना साहब उठ के चले गए मुल्तान, जी, क्या करने गए क्या मुल्तान? करने गए वाकई, उनकी तो कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं है। DI खान भी नहीं गए और पेशावर भी नहीं गए, वो तो KP टेरिटरी है, और सारा मीडिया बैठा है। मुल्तान जाना पीपल्स पार्टी की क्लोजनेस की निशानी है, पीपल्स नॉट पार्टी से। नेसेसरीली। अच्छा, हाँ, मेरे ख्याल मुल्तान इसलिए गए हैं, 2 वजह है। एक ये कि वहाँ इतना अग्रेसिव मीडिया नहीं है जितना इस्लामाबाद में है, अच्छा, दिन रात सर पे चढ़े हुए हैं लोग। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ अगर खुफिया मुलाकातें भी करनी है तो आसानी से हो जाएंगी हर किस्म के शख्स के साथ। अच्छा, तो वहाँ का सोहन हलवा भी बड़ा मशहूर है, और हामिद रजा साहब कह रहे थे हलवा हमने खा लिया जो नवाज शरीफ साहब खाने के लिए आ रहे थे जब मौलाना से मिलने के लिए एफर्ट शुरू हुई। नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं मिल सके? देखिए, मेरी ये असेसमेंट है कि अगर शुरू में ही नवाज शरीफ साहब मिल लेते, जब ये इलेक्शन हुई थी, उसके बाद गवर्नमेंट बनी थी, तो उस वक्त मियाँ साहब मिल के तो मौलाना के साथ कुछ तय कर लेते, अच्छा, तो मसले ये नहीं, यहाँ तक नहीं आने थे। अब मौलाना नाराज़ हैं 2-3 चीज़ों से। इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हैं, वो समझते हैं जब इन्होंने धरना किया था, ये लोग भूल जाते हैं। हाँ, लोग भूल जाते हैं हु वाज द DG ISI एट द टाइम व्हेन मौलाना ने धरना किया, तो वो उन्होंने इनको कह के करवाया था। वो ओके, इनके साथ कोई वादे किए होंगे, वो फिर निभाए नहीं वादे। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इनके साथ खड़े नहीं हुए थे। यू रिमेंबर, शहबाज साहब गए थे इनके धरने पे, मगर हेलो हाय करके वापस आ गए। ये ज्वाइन नहीं किया इन्होंने जी, ना मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया ना पीपल्स पार्टी। हालांकि नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उन्होंने खत लिखा था शहबाज शरीफ साहब को कि आप ज्वाइन करें, लेकिन नहीं गए। बिलावल साहब ने भी नहीं गए, ठीक है ना। तो अब बात यह है कि इनको वो भी गिला है कि जब मैं खड़ा था अकेला तो आप आए नहीं, और उधर ये कि आपने मुझे भिजवाया था और आपने धोखा कर दिया। ठीक, तो इसके तो इश्यूज हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर मौलाना साहब पहले मिल लेते नवाज शरीफ साहब को आफ्टर दिस इलेक्शन, तो ये कुछ गिले थे शिकवे से ये दूर हो जाते, और कुछ उसी वक्त ये हुकूमत का हिस्सा बन जाते, तो आज ये इशू नहीं बनता। ये दिन ना देखना पड़ता है, इतने इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया मौलाना को। हाँ, बिल्कुल इग्नोर। इनका जरूरत नहीं है तो घास डालने की भी जरूरत नहीं है। फिर सोचा असी चले गए, अल्लाह खैर सल्ला, व्हाई ब्रिंग मौलाना ऑन बोर्ड। हमने जो अगर किसी को खुश करना तो अपने एलाइज हैं जिनके साथ हमने गवर्नमेंट बनाई है, जिसके साथ मेजॉरिटी है। मौलाना ठीक है, बैठे रहे। ठीक, एस्टैब्लिशमेंट तो वैसे ही मौलाना को घास नहीं डालती। तो बलूचिस्तान जहाँ के उनका आधा पश्तून बेल्ट है वहाँ पूरी की पूरी, जिसमें से 90% इनको सपोर्ट करते हैं, 5-10-15% इधर उधर होंगे, और ही हैज़ अ बिग बेस इन बलूचिस्तान है। तो वो तो इनको घास नहीं डाला। फिर इधर भी KP में भी ही इज़ सिटिंग आउटसाइड। वो PTI ने तो घास डालना ही नहीं था वो, और बेचारे ही हैड नो से। और आज वो दिन है कि दूल्हा बन चुके हैं, और अब वो सारे आगे पीछे हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मौलाना PTI के साथ कभी नहीं खड़े होंगे, नहीं जाएंगे। अच्छा, और अगर मौलाना ने कहीं खड़ा होना हुआ, क्योंकि होना तो पड़ेगा ना, जाहिर है, अगर किसी पल्लड़े में तो अगर इनके साथ नहीं खड़े होंगे गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस वक्त, तो फिर कहाँ जाएंगे? अगली इलेक्शन में तो वाइप आउट ही हो जाएंगे ना, बिकॉज PTI स्वीप कर जाएगी, और जो सपोर्ट मिलेगी थोड़ी बहुत किसी और जगह से किसी और को, इनको तो नहीं मिलेगी ना। तो ही हैज़ टू बी केयरफुल। तो इसलिए मगर मेरा ख्याल है तीसरी चीज़ एक और भी है कि इन्होंने बड़ी मिस हैंडलिंग की है मौलाना की। जो लोग इनके पास शुरू में गए हैं ना इनको मनाने के लिए, दे वर नॉट पॉलिटिकल पीपल, ओके, दे वर मैसेंजर्स ऑफ पॉलिटिकल पीपल। ओके, उनको शायद मैसेज देनी नहीं आई, ना मोहसिन नकवी साहब को मैसेज देनी आई, ना तारड़ साहब को मैसेज देनी आई। फिर जरदारी साहब तो गए, बिल्कुल ठीक है, PTI वाले भी गए, मगर नून वालों की तरफ से शहबाज साहब इज़ नॉट, वो सियासी तौर पे इज़ नॉट he doesn't know how to deal with politicians। वो तो कहते मुझे ब्यूरोक्रेट्स ने मैं अपना काम करूं, ये पॉलिटिशियन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी तो है वो आई थिंक लेकिन मौलाना हैज बीन मिसहैंडल्ड। और आखिरी स्टेज जैसे कहते हैं ना चाकू जड़ा कोपिया है जांदे वो है इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया, नोटिस दे दिया कि जी इंटर पार्टी इलेक्शन आपके नहीं हुआ, इधर ते आओ ना तुसी, तो हम तो बाहर ही कर देने। मौलाना दे मामले च ना, हाँ PTI के मामले तो है, मगर उन्होंने मौलाना ने भी इंक्लूड कर लिया। अब आप मुझे बताएं कि मौलाना की पार्टी जिस किस्म की पार्टी उसके अंदर कोई इंटर पार्टी इलेक्शन हो जी, वहाँ सिस्टम ही और है, उसको समझने के लिए उसको छेड़ना ठीक है, इज प्रोवोकिंग मौलाना, इज इंसल्टिंग हिम। शेर की कछार में हाथ डालना है इस वक्त, तो उनकी जरूरत है, और वो हॉट केक है इस वक्त। एब्सोल्युटली। और बहुत सी बातें, बहुत से सवाल अभी ना तमाम रह गए, लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स में जरूर होंगे। इजाजत है।